नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहम्मद कामिल एसएसटी क्लासेस में। आज हम आपको ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 10 एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बच्चों, हम इतनी गर्मी में वीडियो बनाते हैं, अगर आपको समझने में आता है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर बनता है। आप कम से कम हमारे वीडियोज़ को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज हम देखिए कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हमारा आज टॉपिक है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। देखिए चैप्टर 2 और चैप्टर 3 आपके सीबीएसई बोर्ड ने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को डिलीट कर दिया है, इसलिए अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो एग्रीकल्चर होगा। लेकिन आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है, इसलिए आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये आपका सेकंड चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू बुक ये चैप्टर आपका 4 है। सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, तो आज हम ये सारे टॉपिक्स को आपका एक्सप्लेन करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इसमें फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, और उसके बाद हम इसमें क्रॉप पैटर्न एक्सप्लेन करेंगे। क्रॉप पैटर्न एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम उसमें दिखाएंगे, आपको समझाएंगे मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा फिर फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन। इनमें जो आपकी जितनी फूड क्रॉप्स हैं, इनके अलावा जो भी क्रॉप्स हैं वो ये सारी हो गई। उसके बाद हॉर्टिकल्चर। तो आप अपनी सभी बच्चे पहले आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और चैप्टर 4 निकाल लीजिए, एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो इंडिया इज व्हाट टाइप ऑफ लैंड इन इंडिया। हमारा देश जो इंडिया है बच्चों, वो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है। बिकॉज द टोटल पॉपुलेशन, जितनी हमारे देश की जनसंख्या है, अबाउट 65 ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारे देश की समस्त जनसंख्या का लगभग 65% जो पॉपुलेशन है नाउ इट इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आज भी कृषि पे डिपेंड है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो बेस है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय से लेकर आज तक जितने भी हैं, जब भी हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट वगैरह होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका दिया जाता है। आप देख भी सकते हैं जो आपका प्राइमरी जो सेक्टर है जिसमें आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसका लगभग जो टोटल जीडीपी में 17 से लेकर के 18% तक टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है, तो ये आपको समझने वाले, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की समस्त जनसंख्या में लगभग जो है 60 से एवं जो पॉपुलेशन है वो आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के टाइप्स कितने होते हैं, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कृषि के कितने प्रकार। वैसे तो आप देखते हैं नॉर्मली आप कहते थे सर बहुत प्रकार की खेती होती है, लेकिन हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल के टाइप हैं, फार्मिंग के टाइप्स हैं, उनमें महत्वपूर्ण टाइप्स होता है, कौन कौन से प्रकार है, खेती कौन कौन से प्रकार से की जाती है। उनमें सबसे पहले आपको बताया गया प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम आपको बताएंगे, ये एक कृषि का सबसे प्राचीन रूप है, यानी जो प्रारंभिक कृषि बोलते हैं, जो जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग की जाती थी। इसे इसलिए हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इस कृषि का जो एकमात्र उद्देश्य था वो क्या था, हम अपने जीवन निर्वाह के लिए ही क्या नाम फसलों का उत्पादन करते हैं, ना कि कोई मार्केट वगैरह के लिए। इससे हमारी जो उपज है उसका सिर्फ इतना उत्पादन होता है कि हम अपनी आजीविका भर चला सकते हैं, ना कि इससे बहुत ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए इसे जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाए, क्योंकि देखिए इस टाइप की जो फार्मिंग है, जो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स की सहायता से ही वर्क किया जाता है और तब जाकर हम उत्पादन करते हैं। तो ये था आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये आता, तो आपका ये हो गया प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कृषि का एक ऐसा प्रकार जिसमें जो है अपने फैमिली मेंबर्स की सहायता से कृषि की जाती है, जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, अपने पेट संबंधी जरूरत, अपनी भोजन संबंधी जरूरतों का उत्पादन करना, ना कि मार्केट के लिए कोई अर्निंग करना। तो इसमें एक कृषि आती है झूम कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है झूम कल्टीवेशन के बारे में। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या है,
झूम कल्टीवेशन इज नॉन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन आल्सो। इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखिए, जो झूम कल्टीवेशन इसका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन अ पर्सन कट अ स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्न इट एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर 5 years or 4 years, after that he left this land and the same process follow the next place। जब कोई व्यक्ति किसी एक जगह पर जंगलों को काट देता है और उस जंगलों को काटने के बाद उसमें आग लगा देता है, उस आग लगाने के बाद वो ज़मीन क्या होती है, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और वहाँ पर 4 से 5 साल तक कृषि करता है। और जब 4-5 साल तक खेती करने के बाद उसे छोड़ देता है, तो यही सेम प्रोसेस वह अगली जगह अपनाता है। इसलिए इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बच्चों हमने कितने नेम बताया आपके? झूम कल्टीवेशन, यानी इसे जो है ईस्टर्न इंडिया में झूम कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, जैसे पूर्वोत्तर भारत में। तो ये झूम कल्टीवेशन हो गया आपका। और इसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जगह जंगलों को काट दिया जाता है और जंगलों को काट कर वहाँ पर जला दिया जाता है। उसकी जो राख बनती है, उसी राख से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और बहुत सारे मात्रा में वहाँ पर फसलें उगा करके 3 से 4-5 साल तक, और उस ज़मीन को छोड़ करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस अगली जगह वैसे सेम प्रोसेस की जाती है। इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार इसे कल्टीवेशन करने के बाद ज़मीन बेकार हो जाती है, इस प्रोसेस को दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे शिफ्टिंग, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो इसके हमने कितने नाम देखे? 3 टाइप्स देखे इसके, सॉरी है तीनों एक ही प्रकार के, लेकिन इनके 3 नाम हो गए, झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये हो गया आपका। तो ये कौन सा रूप है? आपका प्राचीन कृषि का रूप है, प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, झूम कल्टीवेशन। तो उम्मीद है ये आपको समझने में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये आपका क्या है? आधुनिक रूप है कृषि का, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आज क्या नाम, जो गहन जीव का कृषि, इसमें आज के समय में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? जो जनसंख्या है, एक विशाल भूमि जिस पर बहुत ज़्यादा मात्रा जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, उस जनसंख्या के पेट भरने के लिए जहाँ पर कृषि की जाती है उसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है, वो ज़मीन का टुकड़ा तो छोटे ही होते हैं, ज़मीन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स और गुड जो है आपके सीड्स वगैरह होते हैं, उनकी इस्तेमाल करने के साथ मशीनों वगैरह का इस्तेमाल करने से जब कुछ ज़मीन, यानी छोटी ज़मीन के टुकड़े में ज़्यादा मात्रा में जो फूड प्रोडक्शन है उसे करते हैं। क्योंकि इसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? जनसंख्या की जो फूड संबंधी जो नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट करना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसे आप क्या देखते हैं? देखिए, नॉर्थन प्लेन यानी उत्तर भारत है। उत्तर भारत में क्या है? जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। जनसंख्या का ज़्यादा घनत्व होने के कारण क्या है, अगर मान लीजिए अगर हमारा फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो जनसंख्या है वो भूखों मर जाएगी। इसलिए, और ज़मीनें तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इस प्रकार की खेती हमारे नॉर्थन प्लेन्स में यानी नॉर्थन इंडिया में उगाई जाती है। तो आपकी ये सेकंड हो गया। अब बात आती है कॉमर्शियल फार्मिंग। ये आपका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग का वो कैसा है? कॉमर्शियल फार्मिंग। हिंदी में से कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्या कहते हैं? कॉमर्शियल फार्मिंग को वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक फसलें। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नाम से आपको पता चल रहा है व्यापारिक फसलें। इसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? इस प्रकार की फसलों को उगाना जिसका एकमात्र लक्ष्य क्या हो? पैसा कमाना, अर्निंग कमाना हो, तो इस प्रकार की फसलें इसमें की जाती हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फार्मिंग है वो क्या है आपकी? प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जानते हैं आप? बागवानी फसलें जो आती हैं, बागवानी फसलें जानते हो आप? जैसे केला है, आपका फ्रूट्स है, जैसे कोई भी अमरूद वगैरह के बाग हैं, है ना, आम के बाग हैं, इस तरीके की सीरीज लगा करके हम फसलें उगाते हैं। जैसे टी है, कॉफ़ी है, ये तमाम चीज़ें क्या है, इस प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाती हैं, जो आपको अभी हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स में। लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए, कॉमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह आती हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? जिन्हें हम एक कभी कभी क्या कहते हैं, नगदी फसलें, इन्हें हम नगदी फसलें ही बोलते हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ जनसंख्या की जो भोजन संबंधी जरूरतें हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उगाया जाता है, बल्कि इनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अर्निंग भी हो जाए। तो ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हो गई। अब बात आती है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में आप जानते हो फसल प्रारूप।
आपका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है भारत में, तो आप जानते हैं, हमने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाया भी है क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत भारत में 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। ये 3 प्रकार के जो है फॉलो किए जाते हैं। हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी थे, पूरा बताया, हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या होते हैं। कोई बता सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। भारत में 3 टाइप्स के जो है क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, हम तीनों का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला आता है आपका रबी। तो रबी में आप देखते हैं जो फसलें आपकी नवंबर और दिसंबर में बोई जाती हैं और लगभग अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो फसलें इसके अंतर्गत जितनी भी फसलें आती हैं वो आपकी रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें स्पेशली कौन सी क्रॉप्स होती है, व्हीट होती है। आप देखते हैं अभी व्हीट का सीजन समाप्त हुआ है, तो ये रबी सीजन की जो है हार्वेस्टिंग हो रही है, तो ये आपका रबी क्रॉप्स हो गया। इसके अलावा और भी इसमें प्रकार की कई फसलें आ जाती हैं रबी क्रॉप्स के अंतर्गत, सरसों वगैरह भी आ जाती है। अब आता है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत क्या आता है, आप देखते हैं जून और जुलाई में जो फसलें बोई जाती हैं और उसके अलावा जो अक्टूबर और नवंबर में जो फसलें काट ली जाती हैं वो आपकी खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। स्पेशली इसमें आता है आपका राइस, जो आप देखते हैं राइस। और तीसरा आता है आपका जायद की क्रॉप। जायद की क्रॉप्स के लिए कोई स्पेशल सीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो आपका मई और जून का जो बीच का जो समय बचता है, इन 2 महीनों में स्पेशली आपका जैसे कोकम्बर है, आपका ये तमाम प्रकार की जैसे जो वेजिटेबल्स हैं ये ग्रो की जाती हैं, ये आपकी जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आती है मई और जून में। तो आपका भारत में जो है 3 टाइप्स का क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है, जो आपका रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। तो ये आपका फसल प्रारूप हो गया पूरा, किस तरीके से फसल प्रारूप भारत में यूज किया जाता है। अब अगला टॉपिक आता है आपका मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में यानी भारत में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेजर क्रॉप। तो भारत में उगाई जाने वाली, वैसे तो बहुत सारी फसलें भारत में उगाई जाती हैं, लेकिन मेजर क्रॉप्स में हम देखते हैं कौन कौन सी जो मेजर क्रॉप्स हैं। तो स्पेशली सबसे ज़्यादा आपका होता है राइस, दूसरे नंबर में होता है आपका व्हीट। व्हीट के अलावा माइलेट्स में आपका बाजरा है, माइज है और पल्सेस है, ये फसलें है। देखिए आप बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, कभी कभी क्या पूछा जाता है मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत जो ये वाला टॉपिक है आपका, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, झूम कल्टीवेशन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द झूम कल्टीवेशन। और दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। कभी कभी दोनों इसके बारे में डेफिनेशन अलग अलग भी पूछ ली जाती है, इसके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, तो हमने इसके फीचर्स आपको भी बता दिए, और कभी कभी दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक आपका हो गया कॉमर्शियल फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसमें प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में लिखिए। फिर आता है यहाँ पे मेजर क्रॉप। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे तब भी आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए राइस है आपका, व्हीट है, माइलेट्स में बाजरा, माइज, पल्सेस, जो ज्वार वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बनेगा, जो बोर्ड में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फूड क्रॉप्स ऑफ राइस, व्हीट, माइलेट, बाजरा, माइज, पल्सेस, इनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है। यानी भौगोलिक दशाएं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं इन फसलों के लिए, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जिनसे जो हम इन फसलों को उगा सकते हैं। तो हम पहला बता रहे हैं आपको राइस के बारे में। तो आपको पता है राइस की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं आपको राइस के लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए जो टेम्परेचर है, राइस क्रॉप के लिए टेम्परेचर लगभग जो है आपका इसके बोते समय लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग जो है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया जाता है। इसके अलावा जो है काटते समय इसका जो टेम्परेचर है वो 25 से नीचे आ जाता है। इसके अलावा इसके लिए अच्छी वर्षा, लगभग जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास इसकी वर्षा की मात्रा होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, एलिबल सॉइल होनी चाहिए। एलिबल सॉइल के अलावा और भी सिल्की सॉइल भी इसमें इस्तेमाल कर ली जाती है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो अच्छी प्रकार की मिट्टी है वो आपकी एलिबल सॉइल है। एलिबल सॉइल में सबसे अच्छी प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो ये आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो गई, और इसमें आप मैन्यूर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गुड सीड इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। तो देखिए चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है राइस का, वो हमारा देश भारत है।
सबसे ज़्यादा। इसमें भी अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वेस्ट बंगाल है आपका, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, ये आपके 4-5 जो स्टेट है वो ऐसे हैं सबसे ज़्यादा जो है राइस का प्रोडक्शन करते हैं। और राइस हमारे इंडिया की क्या है, स्टेपल क्रॉप मानी जाती है। स्टेपल क्रॉप क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न होती है, यानी सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है, आपकी राइस है। तो आपका राइस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्हीट। तो व्हीट के बारे में भी आपको पता है रिक्वायर कंडीशंस क्या है। देखिए बोते समय इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 18 से लेकर के 25 के आसपास या 20 के आसपास इसका टेम्परेचर होना चाहिए। वैसे इसके 15 से 20 तक की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। और पकते समय जो है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है व्हीट के लिए। इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 यानी 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक इसके लिए मतलब वर्षा होना अनिवार्य होता है। इसके लिए भी एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी होती है। तो यह आपकी हो गया। इसके लिए बोते समय इसका जो समय होता है वो नवंबर दिसंबर मंथ होता है। काटने का समय होता है वो मार्च अप्रैल होता है। अब हम बात करते हैं चाइना के बाद इंडिया का जो है प्रोडक्शन करने में व्हीट का भी सेकंड टाइम आता है। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो व्हीट क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, एमपी में होता है। इस तरीके से इसका जो है व्हीट क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो गया। अब माइलेज में आपका बाजरा आ जाता है, माइज आ जाता है, पल्सेस आ जाता है। तो इसके बारे में अलग अलग, जैसे आपको पता है बाजरा सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान में होता है, और वैसे ही मक्का भी लगभग राजस्थान सबसे ज़्यादा होती है। पल्सेस जो है आपकी मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती हैं। इसकी जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं। आप इससे जो है सेल्फ स्टडी करेंगे। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमसे जो है डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये पल्सेस के लिए, क्योंकि इन पल्सेस में बहुत सारी पल्सेस होती हैं, अलग अलग रिक्वायर कंडीशंस होती हैं, इन्हें आप अपने आप पढ़ेंगे, इसमें कोई खास नहीं ज़्यादा। तो ये आपका टॉपिक था। अब टॉपिक आता है आपका फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी जो हम खाते हैं उन फसलों के अलावा कौन कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी जो खाद्यान्न फसलें तो नहीं है, ये अखाद्यान्न फसलें होती हैं जो खाई नहीं जाती। तो ये भी भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं, नकदी फसलों के रूप में जानते हैं। नकदी फसलें क्या होती हैं, यानी जिनको बेचने से हमें नकदी प्राप्त होती है, ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है। इसका मात्र लक्ष्य हमारा सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ मार्केट में इन फसलों को ले जाएं और हम सिर्फ और सिर्फ इससे क्या करें, अर्निंग क्या नाम जो अपनी ज़रूरतों को, भोजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा ना करके अर्निंग करते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत भी आ जाती है, लेकिन हम नकदी फसलें बोलते हैं। तो इनमें पहले आती है शुगर कैन, फिर ऑयल सीड, फिर टी एंड कॉफ़ी। तो देखिए शुगर कैन आपको पता है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है शुगर कैन का वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाद आपका तमिलनाडु में होता है। शुगर कैन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है, शुगर इंडस्ट्री में किया जाता है। इससे जो है भारत में शुगर इंडस्ट्री आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र में। अगर हम विश्व लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ब्राज़ील का क्यूबा है, जिसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, उसके बाद जो है विश्व में दूसरे नंबर पर भारत का उत्पादन होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ऑयल सीड में क्या आ जाता है आपका, जैसे आपका आ जाता है इसमें सरसों है, आपका मूंगफली है, तिल है, ये तमाम फसलें इसमें आ जाती हैं, जिससे जो है ऑयल निकाला जाता है। अब ये दो इंपॉर्टेंट फसलें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जोग्राफिकल कंडीशन पूछी जाती है टी एंड कॉफ़ी की। तो ये जो टी है आपकी, आपने कभी कभी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में आता है असम, सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। इसके लिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, टी के लिए जो है वर्षा अधिक होनी चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। और ये फसलें कहाँ पर, अब आप पूछोगे वर्षा इतनी क्यों, इतनी वर्षा होने के बाद भी इसे पानी ज़्यादा, इसकी जो क्रॉपिंग है, इसकी जो फार्मिंग है वो कहाँ पे की जाती है, स्लॉप्स पे की जाती है। स्लॉप्स कैसे, ढलानदार खेत होते हैं। वर्षा होने के तुरंत बाद इनमें जो है पानी नहीं भरना चाहिए और पानी निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे पानी भर जाएगा टी का जो पौधा होता है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर फसल की जाती है टी की जहाँ पर स्लॉप्स हो, ढलानदार हो, पर्वतों वाले इलाके में। खास तौर से जो टी की जो क्रॉप्स है वो आपके असम में की जाती है। तो ये हो गया। दूसरा नंबर है कॉफ़ी। तो वैसे ही कॉफ़ी भी जो है स्लॉप्स पे की जाती है। खास तौर से कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो आपका कर्नाटक में किया जाता है। तो ये आपका टी एंड कॉफ़ी हो गया। अब अगला टॉपिक आता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है आपका, जो बागवानी फसलें हैं, यानी जितने भी फसलें अभी हमने जो आपको बताया था प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत जो भी फसलें आती हैं उन्हें हम हॉर्टिकल्चर जानते हैं। इनमें क्या आते हैं, इनमें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो भी वेजिटेबल्स हैं आपकी, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल्स हैं, वो सभी प्रकार की वेजिटेबल्स वगैरह इसमें ग्रो की जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ग्रो किए जाते हैं।
तो ये आपके जो है टॉपिक्स थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें जो हमने आपको जगह जगह क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन आप तैयार करें, और कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछें। मुझे उम्मीद है ये आपका वीडियो समझने में आया होगा। अगला पार्ट हम जल्दी ही दूसरे पार्ट को हम डाउनलोड करेंगे, उसे आपको पूरा चैप्टर करा देंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।